नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपी टेट वर्ग 2 के PYQ लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं और एमपी टेट वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जहां किसी काम में लगाए गए श्रमिकों की संख्या वास्तव में आवश्यक से अधिक होती है। श्रमिकों की संख्या को क्या होती है? वास्तव में आवश्यक से अधिक होती है, या दूसरे शब्दों में जनसंख्या का एक हिस्सा जिसे पूरी क्षमता पर काम नहीं लगाया गया है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो यह प्रश्न ऐसा है कि श्रमिकों की संख्या अर्थात मजदूरों की संख्या, ऐसी स्थिति जहां किसी काम के लिए लगाए गए मजदूरों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। और आवश्यकता से अधिक होती है, जैसे किसी कार्य में एक व्यक्ति की आवश्यकता है कार्य करने को और उसमें 5-6 व्यक्ति लगे हैं, तो आवश्यकता से अधिक कितने लगे हैं? 4 व्यक्ति अधिक लगे हैं। तो यह कौन सा किस में आता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। और यह कहाँ पाई जाती है? यह छिपी हुई बेरोजगारी, तो यह छिपी हुई बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि अर्थात खेती बाड़ी में पाई जाती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका मानना था कि अधिगम किसी की पूरी क्षमता और अधिक से अधिक अच्छे के लिए उन कौशल का उपयोग करने की क्षमता की प्राप्ति होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जॉन डूई। जॉन डूई, कहीं कहीं जॉन डीबी भी लिखा आता है। तो इनका मानना था कि अधिगम किसी की पूरी क्षमता और अधिक से अधिक अच्छे के लिए उन कौशलों का उपयोग करने की क्षमता की प्राप्ति है। तो यह कथन किसका था? जॉन डूई अर्थात जॉन डीबी का कथन था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बीपीएल का विस्तृत रूप है। बीपीएल अर्थात बीपीएल का विस्तृत रूप अर्थात बीपीएल का पूरा नाम है। तो बीपीएल का पूरा नाम है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार कहा जाता है। और कुछ एपीएल भी होती है, एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय, यह 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। तो बीपीएल का पूरा नाम क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने प्रधानमंत्री की भूमिका को सरकार की लिंचपिन अर्थात धुरी की कील बताया है? तो प्रधानमंत्री की भूमिका में कहा गया है जवाहरलाल नेहरू ने सरकार की लिंचपिन अर्थात धुरी की कील बताया है प्रधानमंत्री के पद को। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया प्रादेश अर्थात रिट है जिसका वह अधिकारी नहीं है। तो यह कौन सा है रिट? कौन सा रिट है? तो अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। जिन्हें कौन कौन से रिट हैं उसकी ट्रिक है। बंदी पर
प्रत्येक अधिकारी उत्तर दो। तो पहला रेट कौन सा है? प्रादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है अधिकार परीक्षा, और पांचवा है उत्प्रेषण। तो यह 5 प्रकार के रेट जारी करता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कार्यवाही संख्या, जिसे क्वारम भी बोला जाता है, के रूप में कुल सदस्यता का निर्धारित किया है। तो क्वारम होने के लिए कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। 1/10 लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की संख्या के लिए 1/10 सदस्य होना चाहिए। जैसे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? अभी वर्तमान में 543 है, तो 543 का 10वां भाग होना चाहिए लोकसभा में, लोकसभा की कार्यवाही के लिए। और राज्यसभा की कार्यवाही के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो राज्यसभा की 250 के मतलब 10वां भाग, तो इसका 10वां भाग कितना होना चाहिए? 25 सदस्य होना चाहिए। इसका 10वां भाग होना चाहिए कार्रवाई के लिए, राज्यसभा की बैठक की कार्रवाई के लिए। और लोकसभा की बैठक की कार्रवाई के लिए 543/10 होना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार की गई थी? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार की गई थी। और यह कब प्रारंभ हुई थी? तो पहली तो हुई थी 1951 से 56 तक, तो दूसरी हुई थी 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है? तो सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक या बुजुर्ग। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस लोकप्रिय आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हेरोडोमर के मॉडल पर आधारित थी। और यह शुरू कब की गई थी? 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल रहा था। और बात करें योजना आयोग की, यह पंचवर्षीय योजना कौन लागू करता था? तो योजना आयोग लागू करता था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 मार्च 1950 को हुई थी। और अभी वर्तमान में इसका योजना आयोग को बदलकर क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? तो सरोजिनी नायडू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। बात करें लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। और एक प्रश्न और आ जाता है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत से
भाग लेने वाले इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन थे? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे, सॉरी ये गलत लग गया। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, क्या होता है, यहाँ पर विकल्प गलत लिख गए हैं। विकल्प होना था कौन सा? राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, पर कैपिटा इनकम, अर्थात प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। तो यहाँ पर इन विकल्पों में से कोई भी नहीं है, लेकिन यह होता क्या? प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की संख्या। मतलब अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना है तो देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।